Dear students, welcome to the new lecture of Applied Algebra Part 1. In the last lecture, we have done our two sections, lattice theory and Boolean algebra. Now we are moving towards the new method and new algorithm that belongs to Boolean algebra, which is called the Quine-McCloskey algorithm. तो हमने लास्ट क्लास में बुलियन अलजेब्रा हमने देख लिया था, मिनिमल फॉर्म, इसकी मैक्सिमल फॉर्म और नॉर्मल डिजक्टिव फॉर्म, नॉर्मल कंजक्टिव फॉर्म, ये सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब उसी को हम आगे मूव करते हैं और एक हमारे पास एल्गोरिथम है, एक मेथड है जिसे हम कहते हैं क्वीन-मैकक्लोस्की एल्गोरिथम। ठीक है, आपने अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स में 403 एंड 404 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स में आपने कार्नफ मैप पढ़ा होगा जिसमें आप मिनिमाइज करते थे। सही है, तो उस कार्नफ मैप से हम आगे मूव कर रहे हैं और उसका कार्नफ मैप का ड्रॉबैक था कि वो मोर देन 4 वेरिएबल्स के लिए नहीं सॉल्व होता था। कार्नफ मैप वो उसकी लिमिटेशन थी, यानी 4 वेरिएबल्स तक कार्नफ मैप सॉल्व होता था। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक मेथड बनाया गया क्वीन-मैकक्लोस्की एल्गोरिथम। सही है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि है क्या ये। We have seen that Karnaugh map can be used to produce minimal expansion of Boolean functions as Boolean sums of Boolean products. However, K-Mac are awkward to use when there are more than 4 variables. ठीक है, more than 4 variables के लिए Karnaugh map थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी limitation उसमें आ जाती है। Furthermore, the use of Karnaugh maps relies on visual inspection to identify terms together. ये हम बॉक्स बनाते थे, विजुअल इंस्पेक्शन से हम थ्रू इसकी मिनिमाइज करते थे। फॉर दीज रीजन देयर इज द नीड फॉर अ प्रोसीजर फॉर सिंप्लीफाइंग सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपेंशंस दैट कैन बी मैकेनाइज्ड। ठीक है, तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ी है। द क्वीन-मैकक्लोस्की मेथड इज सच अ प्रोसीजर, इट कैन बी यूज फॉर बुलियन फंक्शंस इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड इन द 1950s बाय W.V. Quine and E.J. McCloskey जूनियर। बेसिकली द क्वीन-मैकक्लोस्की मेथड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में हमारे पास है जो जिसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और सेकंड नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को। ठीक है, ये था हमारे पास क्वीन-मैकक्लोस्की एल्गोरिथम। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, आप ये गूगल पे सर्च करके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वीन-मैकक्लोस्की मेथड पे। ये हम मिनिमाइज और सिंप्लीफाइड दोनों के लिए हम यूज करते हैं। मिनिमाइज एक्सपेंशन के लिए, मिनिमल एक्सपेंशन के लिए और सिंप्लीफाइड एक्सपेंशन के लिए, ये दोनों के लिए हम क्वीन-मैकक्लोस्की एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, तो यह है क्या इसका एल्गोरिथम। फंडामेंटल प्रोडक्ट P is called a prime implicant of a Boolean expansion if P plus E is equal to E, but no other fundamental product included in P has this property. अब सबसे पहले हमने एक बात करनी कि प्राइम इम्प्लीकेंट से एक टर्म आपके पास आएगी, वो है क्या एक्चुअली, तो हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइम इम्प्लीकेंट वो होता है कि एक ऐसी टर्म होती है हमारे पास क्योंकि वो आगे कहीं यूज ना हो रही हो। सही है, यानी वो दोबारा यूज, लेट सपोज फॉर एग्जांपल P is equal to x z bar है, is a prime implicant of this expression E is equal to x y prime plus x y z prime plus x y z, यानी ये x z prime इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। सही है, तो वो हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाएगी। यानी प्रोडक्ट एक ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट होगा बुलियन एक्सपेंशन का कि अगर उसके अंदर कोई टर्म ऐड की जाए चाहिए तो वो E के बराबर है, यानी बट नो अदर फंडामेंटल प्रोडक्ट इंक्लूडेड इन P। सही, यानी इसके अंदर कोई टर्म मौजूद नहीं होनी चाहिए, यानी अगर ये एक्स जेड प्राइम है तो वो इसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, तो उसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं बेसिकली। ठीक है, दिस इज अ मेथड टू सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्डर। तो क्वीन-मैकक्लोस्की एल्गोरिथम में एक प्राइम इम्प्लीकेंट की चीज चाहिए होगी, वो हम आगे वक्त के साथ सकेंगे, इसकी बेसिक डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। तो हम किसी भी ऑर्डर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इन द फर्स्ट पार्ट इट इज कंसिडर्ड द नॉर्मल डिजक्टिव फॉर्म, ये लास्ट लेक्चर हमने की थी, of f, then we find the so called prime implicants है, ये prime implicants की बात कर रहे हैं। of Boolean functions, they are called the Boolean expression obtained when we remove as much variable as possible in the minimal term of the function. This part is based on the use of distributive complementary and idempotent law. Basically इस फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, हमारे पास अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो उसको हमने कम करना है, as much as possible हम इसको कम कर सकते हैं वेरिएबल को, ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरे पार्ट का हम क्या करेंगे, इन द सेकंड पार्ट वी कैलकुलेट वन और मोर सेट ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स हु गिव द सम ऑफ द इनिशियल फंक्शन, और सेकंड में हम इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स।
ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम अगर हमारे पास बहुत सारे ज्यादा टर्म्स है, 11 12 13 टर्म्स है, तो उसको मिनिमम जितनी मिनिमाइज कम से कम हो सकती है उसको मिनिमाइज करेंगे, छोटी पॉलिनोमियल छोटा फंक्शन बनाएंगे बुलियन का, फिर सेकंड पार्ट में हम उसको सिंप्लीफाइड करेंगे। तो अभी हम इस वाले पार्ट पे काम करेंगे। डिस्क्रिप्शन द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप क्या है, उसके लिए हम एक क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर ये बताएगा जितने वेरिएबल है वो उतना ही ऑर्डर होगा। अब ये x y z t तीन वेरिएबल x y z है और एक t है चौथा, तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स का तो फोर्थ ऑर्डर है। एक्सप्रेस इन द नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एज फॉलोज। ये नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सही है। लास्ट में हमने मीट एंड ज्वाइन की फॉर्म में किया था, पर ये मल्टीप्लाई प्लस की फॉर्म में। ठीक है, इसको कंपेयर कर लिएगा लास्ट लेक्चर से। ठीक है, इसको हम अगर ये हमारे पास गिवन है मल्टीप्लाई, अगर बाहर प्लस आ रहा है और अंदर वेरिएबल में मल्टीप्लाई यानी डॉट है, तो वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। और अगर अंदर हमारे पास प्लस आ रहा है बाहर मल्टीप्लाई आ रहा है तो वो कंजक्टिव फॉर्म में। ये दोनों डिफरेंस हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स हमारे पास। सही है। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, मिन टर्म्स निकालनी है। मिन टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हम दोबारा यहाँ देख लेते हैं मिन टर्म्स क्या होता है। मिन टर्म्स का मतलब ये था कि अगर जिसके बाद बार लगा होता है वो हम 0 कंसीडर करते हैं, और जिसके बाद बार नहीं लगा होता है उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास चारों में हमारे पास क्या है, बार लगा हुआ है, तो हम m डिनोट कर रहे हैं मिन टर्म्स को, तो m के सबस्क्रिप्ट में हम लिख देंगे 4 टाइम्स 0, क्योंकि इन चारों के ऊपर क्या बार लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट प्लस एज इट इज। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, x पे बार है तो 0, y पे बार है तो 0, z पे नहीं है तो जिस पे बार नहीं है वो 1 कहलाएगा, और जिससे बार है वो 0 कहलाएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट में क्या है, इन दोनों पे बार है तो 0 0 1 1 आ जाएगा। तो ये आपने सारे इन 11 की 11 मिन टर्म्स आपने लिख दी, और m के सबस्क्रिप्ट में क्या करना है, मिन टर्म्स को आपने लिख देना। सही है, बाइनरी सेपरेटनेस पहला स्टेप ये। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने इनको कॉलम में लिखना है, कॉलम वाइज। वी राइट इन कॉलम ऑन द लेफ्ट द बाइनरी सब इंडेक्स ऑफ द मिनिमल टर्म्स ऑफ f। सही, तो मिनिमल जो मिन टर्म्स थे उनके सब इंडेक्स थे उनको आपने कॉलम में लिख देना। They will be separated by blocks। फिर आपने इनके ब्लॉक्स बनाने, so that the number in the first block do not contain anyone। फिर आपने इस तरह ब्लॉक बनाना है कि पहला जो आप लिखेंगे वो है 4 टाइम्स 0, तो पहला ब्लॉक ऐसा बनेगा जिसमें कोई भी 1 नहीं आ रहा हो। तो अब आप इन मिन टर्म्स में देखेंगे मेरे पास क्या कोई ऐसा सब इंडेक्स है जिसमें 1 ना आ रहा हो, तो वो एक ही है। अगर एक से ज्यादा होते तो वो सारे लिखते, अभी फिलहाल एक ही है, तो एक ऐसा ब्लॉक बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई 1 नहीं आ रहा। फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, द नंबर इन द सेकंड वन कंटेन एग्जैक्टली 1। फिर आप देखेंगे इन मिन टर्म्स में ऐसे कितने नंबर जिसमें एक दफा 1 आ रहा है, एक ये रहा, सही है, और एक ये रहा, बाकी सब में 2 टाइम्स क्या आ रहे, 1 आ रहे हैं। तो इसको उठाएंगे उसको उठाएंगे और इसका एक ब्लॉक बना देंगे, यानी दोनों को साथ लिख देंगे और ब्लॉक क्लोज कर देंगे। इसी तरह ऐसे देखें जिसमें 2 1 आ रहे हैं, सही है, जितने आ रहे हैं उनको रखने के बाद ये क्लोज कर देंगे। फिर ऐसा ब्लॉक बनाना जिसमें 3 1 आ रहे हैं, सारे लिखने के बाद ब्लॉक क्लोज कर देंगे। फिर और आखिरी में वो होगा जिसमें 4 1 आ रहे होंगे। सही है, तो पहला स्टेप में क्या करना है, आपने मिन टर्म्स लिखनी है। सही है, मिन टर्म लिखने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने कॉलम बना लेना है। सही है, ब्लॉक बना लेना इस तरह, कोई 1 नहीं आ रहा, 1 1 आ रहा है, 2 1 आ रहे हैं, 3 1 आ रहे हैं, 4 1 आ रहे हैं, फिर आपको कोई मिलेगा नहीं, 11 के 11 ऐसे ब्लॉक रखने। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप थोड़ा देखना है, जिसमें क्या करना है, we consider all the pairs of binary number that belongs to continuous blocks that differ only in 1 digit। सही, अब हमने इसी कॉलम के बराबर में कॉलम बनाना। सही है, ये एक ही पेज पे आप नए पेज पे बनाएंगे कॉलम। सही है, 3 4 कॉलम बनेंगे। अब आपने क्या करना है, इनके जो आपने फर्स्ट कॉलम बनाया था इसके बराबर में कॉलम बनाना है। सही है, अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट ब्लॉक को बारी बारी आप इन सब से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, और कंपेयर कराने के बाद आपके पास जो वो होगी परमिशन होगी वो होगी डिफर ओनली इन 1 डिजिट। सही है, आपने ऐसे नंबर्स को देखना जिसमें कंपेयर कराना जिसमें एक नंबर की क्या हो, डिफरेंस हो, उसको आप डैश से शो करेंगे। सही है, उसके आगे डैश लगा देंगे, बाकी नंबर से वो सेम होने चाहिए। अब फर्स्ट ब्लॉक लेते हैं, फर्स्ट ब्लॉक को बारी बारी सबके ब्लॉक से करना है आपने कंपेयर। अब इस फर्स्ट ब्लॉक को लेते हैं, ये है 4 टाइम्स 0। नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, 0 0 1 0। अब फर्स्ट पोजीशन पे 0, इसकी ये पोजीशन पे 0, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे 0, यहाँ पे 0 है। थर्ड पोजीशन पे 0 1, तो एक डिफरेंस हो गया, तो एक डिफरेंस की परमिशन है अभी हमारे पास। ठीक है, और फोर्थ पे क्या है, 0 0 है, 0 0। तो इसका मतलब 3 फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पे
आपकी पोजीशन सेम है और थर्ड वाली चेंज है, तो एक जो चेंज हो रहा है उसके आगे मैं डैश लगा दूंगा, सही है, और कहां लिख दूंगा, अपने अगले कॉलम में लिख दूंगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड वाले का क्या है, हमारे पास कंपैरिजन कर आए, ठीक है। इसी तरह इस फर्स्ट को हम क्या करते हैं, इस अगले वाले से कंपेयर करते हैं, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम है, फर्स्ट वाला चेंज है, तो जो चेंज है उसके आगे डैश लगा देना है। बाकी आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास एक वन डिजिट की क्या है, परमिशन है, और इसमें सब में 2-2 1, 3-3 1, 4-4 1 1 आ रहे हैं, तो उसका मतलब 2 डिफरेंस यहाँ आ जाएंगे, 3 डिफरेंस यहाँ आ रहे हैं और 4 डिफरेंस यहाँ आ रहे हैं। तो इसी ब्लॉक से आपको मिल सकता था। तो जब ये फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई और 1 डिजिट का नहीं मिल रहा, तो आप इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर आप क्या जाएंगे, सेकंड ब्लॉक के फर्स्ट एंट्री को लेंगे और बाकी सब वाले से करेंगे, रिवर्स नहीं करना, इससे नहीं करना, ये इसका काम हो गया पूरा। अब 0010 को आपने अगले ब्लॉक के तमाम एलिमेंट से फिर अगले ब्लॉक के इस तरह करना है, आपस में नहीं करना और ऊपर वाले से नहीं करना। अब 0010 को आपने करना है इससे, अब 0 को 0 से करते हैं, सेम है, ठीक है, 0 0 ये भी सेम है, 1 1 ये भी सेम है, 3 सेम है, एक की हो सकती है कि ये डिफरेंस हो, तो 0 और 1 है, तो इसकी जगह डैश लग जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा 0 0 1 डैश, ठीक है। इसी तरह इन सबको बारी बारी आप सब करेंगे, ठीक है। अब इसको एक और करा देता हूं, 0 को 0 से किया, 0 को 1 से किया, ये डैश है, सही, चेंज हो गया, 1 1 सेम है, 0 0, तो इसको अगर मैं इससे करता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप सेकंड वाले को बारी बारी सबसे करेंगे और यहाँ लिख देंगे। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, आपको तमाम ऐसे मिल जाएंगे डिफरेंट जिसमें एक पोजीशन चेंज हो, तो आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर आप इस वाले को लेंगे, अगले वाले से चेक करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो ये इस तरह का कॉलम बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, छोटा सा यहाँ नंबर लिख दें, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि 0 0 1 डैश 0 का मतलब है आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दें कि आपने 1 वाले को कंपेयर किससे कराया है, इस वाले से कराया है, तो ये 1,2 यहाँ लिख दें ताकि आपको आसानी होगी। मैं आपको फिगर एक शेयर करूंगा, उसमें ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें मैंने नंबरिंग की हुई है। इसी तरह अगर ये आपने इस 1 को 2 से किया हुआ कंपेयर, तो 1 2 आ जाएगा, और 1 को अगर 3 से किया है तो 1 3 आ जाएगा, सही। इस तरह लिख दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो रिजल्ट है वो किस नंबर्स की कंपैरिजन से आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, थर्ड स्टेप है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह क्या करते हैं, हमारा अगला स्टेप क्या है कि जब ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको आगे मूव करते हैं, सही। अब इनको आपने देखना है, वी प्रोसीड एज बिफोर विद द न्यू ब्लॉक ऑफ द सेकंड कॉलम, न्यू ब्लॉक बनाएंगे, कंबाइनिंग इट टर्म करस्पॉन्डिंग टू कंटिन्यूअस ब्लॉक विद एग्जैक्टली 1 डिफरेंट डिजिट एंड द डैश इन द सेम पोजीशन। अब आपने क्या करना है, इससे आगे चलना है, डैश की पोजीशन को सेम रखना है, यानी थर्ड पोजीशन पे डैश होना चाहिए, उससे कंपेयर कराना है, और बाकी जो 3 बचेंगे उसमें एक की गुंजाइश है कि एक डिफरेंट हो सकता है, सही। द न्यू टर्म्स विल बी एडेड टू थर्ड कॉलम टू द लेफ्ट, यहां पर आ जाएगा, सही है। तो अब आपने क्या करेंगे, अब इसको आप चेक करेंगे, ये जो नंबर है 0 0 डैश 0, ये आपको अगले किस नंबर से मिल रहा है, ठीक है। तो डैश सेम पोजीशन पे क्या है, सेम पोजीशन पे हमारे पास, यहां से देखते हैं, सेम पोजीशन, तीसरी पोजीशन पे कोई डैश है, पहले आप इसको देख लें, तीसरी पोजीशन पे कोई डैश है, यहां पर है, लेकिन बाकी सारे डिफरेंट है, तो डिफरेंट एक पोजीशन हो सकता है, तो ये इसका तो आपको कोई नहीं मिला, ठीक है। इसी तरह इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मिल सकता है फोर्थ पोजीशन पे, अगले वाले से देखना, फोर्थ पोजीशन पे ये है आपके पास, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, फोर्थ पोजीशन है, तो इसको चेक करते हैं, 1 हमारे पास सेम है, सही है, और 0 हमारे पास सेम है, एक की गुंजाइश है, तो क्या बन जाएगा, ये 0 डैश 1 डैश यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रही बात। यानी क्या करना है, ये कॉलम कैसे बनाना है कि डैश की पोजीशन सेम हो और बाकी इन 3 में एक चेंज हो, सही है, और बाकी 2 सेम हो, तो इस वाले को अगर थर्ड वाली पोजीशन से हम करते हैं, सही है, थर्ड वाली पोजीशन, इसका तो मिला नहीं था हमें, तो इन दोस्त का भी नहीं मिला था और इसका मिला, तो फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास ये था, इस वाले को हम देखें,
तो इसका कोई जो भी नंबर लिखा होगा वो इस नंबर आगे लिख दिएगा, सही है। तो ये बना होगा 5,8 से, सही है, और ये बना होगा, मैं बता दूंगा आपको पेज में लिख के, सही है। तो इससे आपने किया है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जितने भी आपको सारे मिल रहे हैं वो सारे आपने क्या लिख देना, यहाँ लिख देना है, यहाँ पर इसके कॉलम में, यानी डैश की पोजीशन सेम हो और 3 में 1 की पोजीशन यानी 1 का डिफरेंस हो तो उसकी जगह 2, अब 2 डैश आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब 2 डैश आ जाएंगे आपके पास, तो इसमें आपने क्या करना है, इन डैश में आपने सारे जो डैश होंगे जितने भी आएंगे, अब इसमें तो मेरे ख्याल से कम है, और भी आ रहे होंगे, जैसे अगर आपके और भी कम आ रहे हैं वो सारे लिख देने आप। फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इनमें से अच्छा अगला कॉलम कैसे बनेगा कि 2 डैश की पोजीशन सेम होगी और इन दोनों में से कोई एक चेंज हो, तो 2 डैश की पोजीशन सेम है, यहाँ कोई ऐसा कोई है ही नहीं डैश डैश, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका यही, टेबल आपका यही रुक जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने इन तीनों कॉलम्स में से देखना है ऐसे नंबर्स जो आगे यूज ना हो रहे हैं, कहीं आगे आपने यूज ना किए हो, सही है, यानी जिनकी कंपैरिजन से आपने आगे यूज ना किया हो इनको, तो इनको आपने अनयूज के टर्म्स में करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का पेयर्स आपको अगले में कहीं यूज नहीं हुआ, यानी इन दोनों को आप दोनों का डिफरेंस किसी से मिलकर आगे रिजल्ट नहीं आया, तो ये अनयूज हो गया और ये अनयूज हो गया, ठीक है। और बाकी इनके रिजल्ट से मिलकर कोई अगला कॉलम नहीं बना, तो ये सारे क्या हो गए, अनयूज्ड हो गए, ठीक है। तो 2 अनयूज्ड यहाँ, अच्छा ये सारे अनयूज्ड क्यों हैं, क्योंकि इन सब की मदद से हमें अगला टेबल मिला है, तो ये सारे यूज हुए इनमें, सही है। और इन टेबल में हमारे पास ये 2 जो हैं वो यूज नहीं हुए थे, तो इन 2 को हमने अनयूज रखा, 2 ये अनयूज है, बाकी ये सारे अनयूज है। इन अनयूज को हमने यूज करना है, ठीक है, और यहां पर हमने लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 अनयूज कौन कौन से हैं, इनको हम कहेंगे अपने प्राइम इम्प्लीकेंट्स, जो अगली टर्म में यूज ना हो रहे, ठीक है। इन जैसे हमने पीछे कहा था कि प्राइम इम्प्लीकेंट वो होते हैं जो किसी अगली टर्म्स में ना हो रहे, तो ये 2 प्राइम इम्प्लीकेंट जो अगले में किसी में नहीं आ रहे, तो उनको हम कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स टू द टर्म्स दैट आर स्टिल विदाउट बीइंग मार्क्ड, सही है। तो ये जो मार्क नहीं हुए, सही है, इनको हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहेंगे। बाकी ये सारे वो मार्क हुए में जिनकी मदद से हमने रिजल्ट्स जनरेट करा दिए। तो अब इन प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या हैं, ये 2 हैं, 0 0 डैश 0 डैश 0 0 0 डैश 1 डैश 1 डैश 0 डैश 0 डबल 1 डैश और 1 1 डैश डैश। इन चारों को आपने मिनिमल टर्म्स में लिख देना है, मिन टर्म्स की सबस्क्रिप्ट में लिख देना है, सही है, लिख दिया। अब इसको वापस लेकर आने फंक्शन की तरफ। अब 0 0 का मतलब था प्राइम, तो इसका मतलब वेरिएबल, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल, इस तरह पढ़ना x y z t। तो 0 0 का मतलब है x बार y बार, डैश का मतलब z नहीं है, z मिसिंग है, तो z नहीं आएगा और t बार आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट पे डैश, तो इसका मतलब x नहीं है, और 0 0 तो इसका मतलब y बार, z बार, t बार, सही। इस तरह बना लेंगे तो ये आपकी हो जाएगी सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। कितनी टर्म्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स बनी है हमारे पास, और हमारे पास क्वेश्चन में कितनी टर्म्स थी, क्वेश्चन में 11 टर्म्स थी, तो आपने इसको मिनिमाइज कर दिया कितनी टर्म्स में, 6 टर्म्स में। ये काम करना है आपने फर्स्ट स्टेप में, मैं क्लस्टर करता हूं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि ये फिजिकल क्लास में होता तो और आसान होता, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिएगा। मैं एक पेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, ठीक है, उसमें मैंने ये इनके ना नंबरिंग करके किए हैं, यानी इनको, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको करें और फिर मुझे बताएं कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें, लेकिन ये उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको बाय हैंड खुद नहीं करेंगे, सही है। तो ये अच्छी तरह कर लें। इसकी मैं आपको ये जो मैं आपसे करा रहा हूँ लेक्चर नोट, ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सही। इसको अच्छी तरह करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट आपके पेपर में आते एक साथ, जब अलग अलग करा रहे एक साथ आएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।